नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी। मेरा नाम महेंद्र सिंह ठाकुर है और मैंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की 2017 की जो आई थी एग्ज़ाम उसे क्रैक किया था और उसमें लेवल इंस्पेक्टर का पद हासिल किया। तो फ्रेंड्स, इस बार भी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम आई है उसमें जो मैनेजमेंट का जो सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी रहता है, क्योंकि हमारे समय भी मैनेजमेंट का कुछ था नहीं पढ़ने को, जैसे तैसे इधर उधर से हमने पढ़ा था। तो इस बार अभी जो ये वीडियो सीरीज़ जो है इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसे हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें टॉपिक्स आ रहे हैं, इसमें क्या क्या इसकी वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, सब कुछ हम इस वीडियो में हम समझेंगे। आते हैं अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर अ मैनेजर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम द पीपल अंडर हिम। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस बेस्ड है। इसमें ये पूछा है कि कोई कंपनी का मैनेजर है, इसमें कौन से सबसे अच्छे उसमें स्किल्स होंगे जिससे वो अपने जो अधीनस्थ काम करने वाले जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम निकलवा सके। तो कुल मिला के वो ह्यूमन स्किल है। अब इसमें टेक्निकल स्किल तो आएगा नहीं, क्योंकि टेक्निकल तो कुछ काम कर नहीं रहा है वो। ठीक है, इसका आंसर रहेगा ह्यूमन स्किल। तो अपन दूसरा मैकेनिकल कंसेप्चुअल इन सबसे कंफ्यूज नहीं होंगे। बस कुल मिला के उसका काम ये है कि दूसरों से काम निकलवाने का काम है। और इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो अपने को दिक्कत जो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। आपको अगर कोई आंसर अगर इसमें सही दिखे तो आप बिल्कुल उसको तुरंत आप टिक कर दीजिए, क्योंकि इसके जो जितने भी ऑप्शन रहते हैं ना, बहुत सारे कंफ्यूजिंग रहते हैं इसमें। व्हाट स्किल्स एनेबल अ मैनेजर टू मोटिवेट एम्प्लॉयज? तो इसका डायरेक्ट आंसर है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स वो होते हैं कि जो एक दूसरे से संवाद करने में हम एक दूसरे को बोलते हैं ना, अपनी बातों में उसको लपेट लिया, इस टाइप की जो चीज़ रहती है ना, वो रहती है इंटरपर्सनल स्किल्स कहलाते हैं वो। तो मैनेजर में जो रहती है वो, अगर इस टाइप के स्किल रहेंगे तो वो दूसरों को अच्छे से मोटिवेट भी कर सकता है वो। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क? अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, और इसका डायरेक्ट हम इसके आंसर पे आते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। अब हम पहले सिस्टमैटिक रिस्क को समझ लेते हैं। वो वाला रिस्क जो होता है सिस्टमैटिक रिस्क, जो बहुत ही, जिसमें जो रहती है संभावना जो रहती है किसी चीज़ के अपने पैसे जो रहते हैं उससे जो कम ज़्यादा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब जैसे मार्केट रिस्क रहता है, ये अपने हाथ में वैसे भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स रिस्क तो होता ही नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और परचेस पावर रिस्क भी नहीं होता है। कुल मिला के बस ये है कि सिस्टमैटिक रिस्क जो रहती है वो ऐसा रिस्क रहता है जो समय के साथ में बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है, और अपन उससे डायरेक्टली ही इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब अपना डायरेक्ट हस्तक्षेप रहता है। अब मार्केट रिस्क पे अपना कोई रोल नहीं रह सकता, मार्केट पे अपना कंट्रोल नहीं है। इंटरेस्ट रेट पे रिस्क पे भी अपना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अगर अपन ने पैसा दे दिया है तो एक बार वो लॉक हो जाता है उस इंटरेस्ट रेट पे। और तीसरा है परचेस पावर रिस्क। परचेस पावर रिस्क तो कुल मिला के ये है कि हमारी इतनी क्षमता है, हम उतना खरीद सकते हैं, और ये तो इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं से बनता ही नहीं है, कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड है ही नहीं है। तो फाइनेंशियल रिस्क की ऐसा ऑप्शन है इसमें जो कि सिस्टमैटिक रिस्क रहेगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ फंड्स? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है समझ से बाहर है, एकदम से अपन को समझ नहीं आएगा। इसमें ये पूछा है कि जो सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन तो थोड़ा हटा ही दो अपन, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। पैसों का उपयोग, इसमें जो है पैसों का उपयोग है वो उनमें से इसमें से कौन सा इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो पैसों के उपयोग से संबंधित है? तो वो है नकदी में वृद्धि। कैश जब बढ़ेगा, अपने पास नगद जब आएगा, तब ऑब्वियस सी बात है कि अपन उसका उपयोग भी करेंगे। तो सीधी सी इसमें इतना ज़्यादा कुछ समझने लायक है भी नहीं। यूज ऑफ फंड्स जो है डायरेक्टली रिलेशन इसका किससे है? इंक्रीज इन कैश से। ये कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था ये। तो आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज? अब इसमें सीधी सी बात है, जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, जो कंपनी के सीईओ होते हैं, और एक जो एम्प्लॉयज जो होते हैं कंपनी की, ठीक है, कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, उन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी कड़ी रहती है, क्या ऐसी चेन रहती है? तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो रहता है उनके बीच की कड़ी रहती है। एचआरएम बोलते हैं इसे। एचआरएम जो रहती है उनके बीच की संबंध की कड़ी रहती है। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट्स टाइट कंट्रोल ऑन टॉप? निम्नलिखित में से कौन सी विभागिता में की कौन सी विधि शेष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है? मतलब ये है कि जो टॉप लेवल के जो लोग रहते हैं किसी कंपनी पे, वो जो नीचे जितने भी लोग जो रहते हैं उन पे किस टाइप से कंट्रोल करके रखती है कंपनी। जो टॉप लेवल के जो सीईओ होते हैं, ये सब होते हैं, ये कौन से फंक्शन द्वारा करती है? एंटरप्राइज फंक्शन द्वारा। एंटरप्राइज फंक्शन, इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही सीधे ऑनलाइन फैक्ट है। एंटरप्राइज फंक्शन इस टाइप का फंक्शन होता है जिसमें कि कंपनीज जो टॉप लेवल के जो कर्मचारी, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं, वो जो नीचे के लेवल के जो लोग रहते हैं उन पे कंट्रोल रखती है। अब आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंगिबल सोर्स। तो सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी एक इंटेंगिबल सोर्स है। इंटेंगिबल सोर्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। मशीनरी को हम गिन सकते हैं, कच्चे माल को गिन सकते हैं, और पूंजी जो है नगद उसको गिन सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी को हम गिन नहीं सकते हैं। अब आते हैं हम 8 क्वेश्चन पे। डैश रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पीपल आर कमिटेड टू वर्क एंड इन्वॉल्व इन देयर एक्टिविटीज। तो सीधी सी बात है, वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स मतलब होता है कार्य की नैतिकता। अपन कहीं काम कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वर्क एथिक्स अपने को फॉलो करने रहते हैं, कपड़े अपने को सही से पहनने रहते हैं, भाषा का अपने को प्रयोग अच्छा करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस टाइप के वर्क एथिक्स जो रहते हैं। वर्क एथिक्स सीधे सीधे अपन इसको यहीं पे जोड़ लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। वर्क एथिक रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच पीपल आर कमिटेड टू वर्क एंड इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज। मतलब ये है कि वर्क एथिक्स भी रहते हैं तो अपन लोग कंपनी में बहुत अच्छे से काम करते हैं, और अपने को जो कार्य जो दिए जाते हैं उनमें अपन बहुत अच्छे से लिप्त रहते हैं और लगन से काम करते हैं। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इंक्लूड लिस्टेड कंपनीज। अब मैं बताता हूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती है। जैसे इंडियन ऑयल हो गई है, पेट्रोल की इंडियन ऑयल हो गई, और कौन सी हो गई अपनी BHEL हो गई, भेल हो गई। ये सब कंपनियां हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या जितनी भी ऐसा जो भारत में नवरत्न कंपनी अपन सब पढ़ते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, और सबकी सब लिस्टेड कंपनीज रहती है। लिस्टेड मतलब ये रहता है कि वो स्वनिर्मित, उनका जो क्या बोलते हैं, जो लिमिटेड जो रहता है जहाँ पे LTD लगाते हैं, और वो गवर्नमेंट में लिस्टेड रहती है, उनके रिकॉर्ड सब जगह ही ऑथेंटिक रहते हैं। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो डायरेक्ट इसका आंसर, व्हेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ मैं इसका थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का डीप का क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट आप इसको ऐसे जोड़ोगे, एक बार हिंदी में देख लो। लाभ एवं हानि विनियोजन रेखा तैयार किया जाता है जब लाभ का अंश धारित होता है। मतलब ये है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो हम उस अकाउंट को तब बनाते हैं, अप्रोप्रिएशन उसको तब बनाते हैं जब जो है प्रॉफिट जो रहते हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं। मतलब कुल मिला के जब लॉस में नहीं जाते हैं तब तो उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो ये अकाउंट है उसको तैयार करते हैं। बस ऐसा है कि प्रॉफिट हमको जब मिल जाएगा उसके बाद हम इस अकाउंट को तैयार करेंगे। एम्प्लॉयज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली असाइंड डैश। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एकदम से देखा जाए तो सिंपल भी है और सिंपल नहीं भी है। ठीक है, ये कंपनी के टॉप लेवल के लोग हैं, यहाँ पर टॉप बैठते हैं लोग हैं। ठीक है, और ये मिडिल लेवल के लोग हैं, और ये लो लेवल के लोग हैं। ठीक है, लो लेवल के लोग हैं। तो पूछा ये है कि जो लो लेवल के जो लोग रहते हैं उनको किस टाइप के काम दिए जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रिपीटेटिव और रूटीन टास्क ही उनको दिए जाते हैं। मतलब कोई एक लेबर है जो लो लेवल का है, सबसे उसको जो रूटीन का जो वर्क है उसका रोज अगर उसको एक ही काम करना है तो एक ही काम करेगा वो। तो इस टाइप के जो काम रहते हैं रिपीट होते रहते हैं और रूटीन में भी वही काम चलते रहते हैं। तो एम्प्लॉयज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, बॉटम ऑफ द हायरार्की मतलब ये रही सबसे बॉटम है हायरार्की का। ठीक है, उनको रिपीटेटिव और रूटीन वर्क ही दिए जाते हैं। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है, आप ये लिख लीजिएगा। FA मैं लिख लेता हूँ, आप ऐसे का ऐसे लिख लो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, कंपनियों की जो मान लो कंपनी ने कोई फर्नीचर ले लिए हैं, ये सब कंपनी की फिक्स एसेट हो गई। कंपनी के पास गाड़ियां हैं, ये सब कंपनी की फिक्स एसेट हो गई। बिल्डिंग है, कंपनी की फिक्स एसेट हो गई है। तो डेप्रिसिएशन के मूल हासिल होते हैं जो समय के साथ में जो कीमत घटती जाती है। तो बिल्डिंग है कोई, अगर 1 लाख की बिल्डिंग या 1 करोड़ की बिल्डिंग होगी तो समय के साथ में बिल्डिंग की कीमत घटती जाती है। वो जमीन की बढ़ती है पर बिल्डिंग की जो कीमत है वो समय के साथ में घटती जाती है। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट। जो स्थायी संपत्तियां होती है उसमें से डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। अब आते हैं हम 13 क्वेश्चन पे। द प्रैक्टिस ऑफ द सेलर एंगेजिंग इन मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स हैज बिकम टू बी नोन एज मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग कहलाएंगे। इसका जो आंसर है वो है मास मार्केटिंग। अब ऐसा क्यों है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। देखो, तो एक सेलर है किसी कंपनी का, मान लो ये हो गई ITC लिमिटेड के बिस्किट हो गए, ITC के बिस्किट हो गए हैं। ठीक है, बिस्कुट, ITC के बिस्किट हो गए। ठीक है, अब उनका मास प्रोडक्शन हो गया, MP मास्क प्रोडक्शन हो गया, इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है,
और मास प्रमोशन हो गया। मास प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन हो गया फॉर वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स हैज बिकम टू बी नोन एज मास मार्केटिंग। अब इसमें क्या है, मास प्रोडक्शन तो हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा और मास प्रमोशन भी हो जाएगा, पर सबसे जरूरी इस चीज के बिना नहीं हो पाएगी जब तक मार्केटिंग नहीं होगी ना इसकी बड़े लेवल पे, तब तक ये है कि इसका जो आखिरी में जो उपयोग है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। अगर कोई चीज़ अगर बन गई है उसको मार्केट में हम लाएंगे नहीं, मार्केटिंग नहीं करेंगे उसकी, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसका बेस्ट ऑप्शन है मास मार्केटिंग। मास टारगेटिंग तो कुछ नहीं होता है अकाउंट्स की टर्म में, मास सेगमेंटिंग भी नहीं होगा इसमें और मास पोजिशनिंग भी नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन है इसका मास मार्केटिंग। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। इन कैपिटल बजटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैपिटल फॉर्म? तो इसका आंसर है मनी एज कैपिटल फॉर्म। मनी को जब कैपिटल के फॉर्म में लेंगे तब वो कैपिटल बजटिंग में कैपिटल कहलाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि जब तक आपके पास पैसा नगद नहीं होगा तब तक कि आपको कैपिटल बजटिंग में कैपिटल फॉर्म पे मनी को, उसको फाइनेंस को नहीं जोड़ेंगे। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। डैश आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। तो इसका आंसर है शेड्यूलिंग। अब शेड्यूलिंग कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। मैं शेड्यूलिंग इसको ऐसा यहाँ पे आप लिखोगे, शेड्यूलिंग आइडेंटिफाइज द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव द पर्टिकुलर गोल। मतलब ये कुल मिला के ये है कि एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब एक क्रम से करेंगे चीज़ों को, तब हमारा जो लक्ष्य है उसको हम जल्दी हासिल करेंगे और आसानी से हासिल करेंगे। कुल मिला के सवाल में यही है, जो कॉमन सेंस से क्वेश्चन था, ज़्यादा इतना कोई डीप और इसमें टफ लॉजिक नहीं था इसमें। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। A good service or idea that offers a bundle of tangible and intangible attributes to satisfy customer is known as product। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक सर्विस है, कोई एक सामान है, कोई एक आइडिया है, अगर किसी को हम देते हैं जिसमें भले ही वो गिन सके या नहीं गिन सके, उसको इस टाइप की कोई एट्रीब्यूट जो है ग्राहक को संतुष्ट कर देती, तो उसे बोलते हैं कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट आप सर्विस दे सकते हो, या तो कोई सामान दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो, या तो फिर आप कोई सामान भी दे सकते हो। ऐसे एमएन हिंदी में इस टाइप से लिख देता हूँ मैं, सामान या सर्विस कुछ भी। देखो आप जैसे सर्विस क्या हो गई, क्या बोलते हैं, जैसे अपना लाइफ इंश्योरेंस हो गया, वो भी एक प्रोडक्ट है पर उसको हम गिन नहीं सकते लाइफ इंश्योरेंस को। वो भी तो किसी एलआईसी ने आपको बेचा है लाइफ इंश्योरेंस, रेलिगेयर ने बेचा है, वो भी उनका प्रोडक्ट हो गया जो गिन नहीं सकते। और पार्ले जी का बिस्किट ले लिया तो वो सामान हो गया जिसको अपन गिन सकते हैं, देख सकते हैं। अब 17 क्वेश्चन पे आते हैं। ये सीधे वन लाइन फैक्ट ही है। डैश इज अ सेट ऑफ अकाउंट, लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट। जर्नल नहीं होगा, पोस्टिंग भी नहीं होगी, नन ऑफ दिस हो गई। लेजर जो है सेट ऑफ अकाउंट, डायरेक्ट आप ऐसा कैसा कॉपी में लिख लीजिएगा। When can we say business is in profit? When income exceeds expenses। मतलब जब जो अपनी इनकम है, मेरी जो पैसे जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे खर्चों से जब ज़्यादा रहेगी, तब मैं बोल दूंगा कि मेरा प्रॉफिट में। आज मैं अगर मेरी तनख्वाह अगर 50,000 रुपये है और मैं 60,000 रुपये तो प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं, मतलब ये है कि कुल मिला के मेरा जो एक्सपेंस है वो मेरे कम है और मेरे जो फायदा है वो ज़्यादा है, तो कुल मिला के मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है। आते हैं हम 19 क्वेश्चन पे। सिलेक्ट विच ऑफ दीज आर सोर्स ऑफ एटीट्यूड्स। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है 1 2 3 4। एटीट्यूड के सोर्स, परिवार के सदस्य, रेफरेंस ग्रुप, पीयर टू इन्फ्लुएंस, सोशलाइजेशन एंड लर्निंग प्रोसेस। ये सारे जो है एटीट्यूड के जो है सोर्स, मतलब सोर्स है। फैमिली मेम्बर्स भी आपके सोर्स रहेंगे आपके अभिवृत्ति के, और रेफरेंस ग्रुप भी रहेंगे, जो आपके जो लोग हैं जिनसे आप लोगों को संपर्क मिला है वो भी रहेंगे, और पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस जो है साथियों के समूह का प्रभाव, ये भी आपके साथ रहेगा। आपके साथ के जो लोग रहते हैं वो भी आपके एटीट्यूड्स के जो रहते हैं घटक रहते हैं। और सोशलाइजेशन और लर्निंग प्रोसेस, मतलब जो है कि अपना समाज और जिस चीज़ से अपन सीख रहे हैं वो सब जो सोर्स ऑफ एटीट्यूड रहते हैं फ्रेंड्स को। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज इज द एप्रिसिएशन वो CSR। CSR मतलब होता है फुल फॉर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपको समझा देता हूँ CSR होता क्या है। उसका फुल फॉर्म तो ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये होता है कि किसी कंपनी का एक सामाजिक रूप से दायित्व बनता है जिसे सरकार ने फिक्स कर रखा है। आपकी जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट ऐसा रहता है, भले ही वो 0.25 या ऐसा परसेंटेज रहता है, जिसमें जो कंपनी जो है उसको, मतलब ये है कि उस पैसे को आप सामाजिक दायित्व में आप खर्च करोगे। मतलब ये है कि अच्छे काम में, वैसे काम में, जैसे गरीबों को कुछ देना। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत है ना, वो गाँव को गोद में ले लेती है, गाँव को गोद ले लेती है, जिससे कि गाँव का विकास करना, ये करना, पूरा गाँव का ही गोद ले लेती कंपनी है CSR के तहत।
ऐसा। और दूसरे भी तरीके हैं, हो सकता है अनाथ आश्रम में कुछ बांट दे कंपनी। बस कुल मिला के ऐसा ही एक सरकारी ये है कि नियम है कि आप हर कंपनी को CSR का जो नियम है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं हम 21वें क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ दीज मल्टीपल पर्सन evaluation methods is the evaluator asked to rate employees from highest to lowest on some overall criteria? तो ये है रैंकिंग मेथड, ये डायरेक्ट इसका आंसर है। मतलब ये है कि बहुत सारे कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो कंपनी के जो लोग हैं उसका क्रमबद्ध कर दें, ऊपर नीचे, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसको कर दें? रैंकिंग मेथड। सीधी सी बात है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे ये काम कर रहा है, फर्स्ट रैंक पे ये काम है, इसका काम बहुत अच्छा है, इसे फर्स्ट रैंक पे डालो, ऐसे ऐसे करके रैंकिंग मेथड है। बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन द मैनेजमेंट फंक्शंस आर प्लेस्ड onto its logical sequence? तो इसका आंसर है मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है इसमें क्या होता है, जितने मैनेजमेंट के प्रोसेस रहते हैं, ये होना, ये होना, ये होना है, तो हर एक प्रोसेस में क्या रहता है, मैनेजमेंट फंक्शन रहता है। यहाँ पे कुछ काम होगा, इधर कुछ फंक्शन होगा, यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा, यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा। तो ये है कि कुल मिला के एक बड़ी सी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के जितने भी हिस्से हैं सब में कुछ ना कुछ फंक्शंस रहते हैं। तो इस टाइप की जो प्रक्रिया रहती है उसको मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। BRS का फुल फॉर्म आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूं मैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू, डायरेक्ट इसके आंसर पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी किसी सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है BRS का। तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, मार्क कर लो, सीधे के सीधे ऐसे वन लाइन फैक्ट है, आप लिख लेना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू दिस ऐसे करके सीधे वन लाइन फैक्ट समझिए। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ दिस टाइप ऑफ सिमुलेशन टेक्निक इज द डायमेंशन ऑफ द जॉब प्रोग्राम इनटू अ कंप्यूटर? तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर मॉडलिंग में ही होगा ये। इस टाइप की सिमुलेशन टेक्निक, कंप्यूटर मॉडलिंग टेक्निक जो रहेगी उसमें जो कंप्यूटर कोई भी जॉब जो रहेगा, कोई भी काम जो रहेगा उसको कंप्यूटर में प्रोग्राम करेंगे। वेस्टिब्यूल में नहीं हो सकता, केस एक्सरसाइज में भी नहीं हो सकता, केवल कंप्यूटर से रिलेटेड है तो कंप्यूटर में ही इसको प्रोग्राम को फीड करेंगे, इसलिए कंप्यूटर मॉडलिंग जो रहेगा इसका बेस्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। अ मैनेजर सेट्स गोल्स थ्रू अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, द एक्सटेंट टू विच गोल्स आर अकम्प्लिश्ड इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन इवैल्यूएटिंग एंड रिवॉर्डिंग द सबऑर्डिनेट्स परफॉर्मेंस, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज इट डिस्क्राइब्ड? तो डायरेक्ट हम इसके आंसर पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो बहुत लंबा चौड़ा इसमें लिखा है, इसमें इतना लिखा है कि कोई मैनेजर है तो बहुत सारे गोल बनाता है, वो ये सोचता है कि उसे किस टाइप से गोल को अचीव करेंगे, क्या क्या समस्याएं आएगी, क्या उसका निराकरण होगा। तो कुल मिला के बस इसमें इतना है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो रहेंगे, हर एक मैनेजर, हर एक प्रोसेस है इसके, मैनेजर बहुत सारी चीज़ें सोच के रखता है, तो हर एक जो उसका प्रोसेस रहेगा, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, तो हर प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसका भी ऑब्जेक्टिव, हर एक का ऑब्जेक्टिव इस टाइप से रहेगा। तो ये कुल मिला के बहुत लंबा चौड़ा है, पर है बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन कि एक मैनेजर जो रहेगा हर एक ऑब्जेक्टिव के तहत ही किसी प्रोसेस को सोचेगा और आगे जो है उसकी विचारधारा जो प्लानिंग व्लानिंग है सारी उसके अकॉर्डिंग ही बनाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, इससे 25 क्वेश्चन अपन ने देखे। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि काफ़ी इसमें डीप में अदर नॉलेज की भी ज़रूरत रहती है, हर सेट में कोई नए नए कंसेप्ट आ जाते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये सेट आपको ढंग से समझ में आया होगा। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।